आज की जो अपनी क्लास है बेटा, इसके अंदर हम अल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है, दिस इज सिंपली अल्कली मेटल स्पेक्ट्रम। देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जो हाइड्रोजन एटम की आप बात करते हो, ठीक है, अगर मैं आपको हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सॉरी, हाइड्रोजन ये तो मेरे को सभी को म्यूट करना पड़ेगा लगता है। ओके, ये कुछ गड़बड़ हो रही है इनके में भी। देखो हाइड्रोजन की हमने बिल्कुल शुरुआत की थी जब बेटा, तो हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट की थी हाइड्रोजन की, एंड इट कम्स आउट टू बी -13.6 बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के अंदर आप सिंपल कहते हो एक न्यूक्लियस होती है बस, ठीक है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं है। तो इन हाइड्रोजन एटम वी नो देयर इज नो सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट समझते हैं? जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके बीच में कुछ नहीं है। जैसे मैं आप बाकी अल्कली मेटल्स में बात करूंगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो क्या करते हैं, सिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पर इन हाइड्रोजन एटम वी फाउंड देयर इज नो सिल्डिंग इफेक्ट। मोर ओवर, जब हम बात कर रहे थे बोहर्स मॉडल की, तो इसके अकॉर्डिंग तो एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी बेटा? एनर्जी एन पे डिपेंड कर रही थी। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी सेम एन के लिए सेम एनर्जी होगी। मतलब जैसे इसका मतलब 3s हुआ, 3p हुआ, 3d हुआ, इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी होगी। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल्स में, इसको छोड़ देते हैं, बस हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। अब बात करें हम, मान लीजिए मैं एल्कली मेटल्स की बात करता हूं, तो एल्कली मेटल्स में आप देखेंगे बेटा हमारे पास क्या होता है। देखो एल्कली मेटल्स को, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, ठीक है ना, सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए, सोडियम आप कहते हैं 11 होता है, तो इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, जैसे आप कहते हो 1s2, 2s2, 2p6, और आप कहते हैं 3s1। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, तो हम ये कहते हैं कि ये 3s1 आएगा यहाँ पे। ओके, इट इज 3s1। अब अगर मैं पूरे हाइड्रोजन एटम की बात करूं बेटा, तो एक्चुअली क्या है कि जो स्पेक्ट्रम के लिए एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी इन इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी रोल। यानी मैं इसको अगर बात करूं तो मैं, हम यूं कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? प्लस जेड चार्ज है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो फील्ड सब सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इनको क्या मानते हैं कि कंसीडर देम एज ए स्फीयर। न्यूक्लियस के चारों एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। इसमें कौन से हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है बस, बाकी ये जो फील्ड सेल वाले हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कंसीडर कर लिया बेटा? ये स्फीयर के अंदर है। तो इसको लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम कोर। क्या कहते हैं हम? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो कुछ बच गया, न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, जो फील्ड सब सेल्स थे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे बेटे, हमने मान लिया कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए, व्हाट इज दैट कॉल्ड?
स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अब एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर तो क्या है, हाइड्रोजन में तो ये इलेक्ट्रॉन प्योरली इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन यहां पर हुआ क्या, ये जो जेडी का तो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए बेटा, ये दिस क्या करेंगे, सिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, कोर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हैंस जो एनर्जी है ड्यू टू सिल्डिंग इफेक्ट ऑफ Z-1 इलेक्ट्रॉन्स। Z-1 क्यों, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अल्कली मेटल में बेटा, टोटल Z इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एटॉमिक नंबर अगर Z है तो एक तो वैलेंस बच गया हमारे पास, ओके। और क्या होगा हमारे पास, तो बचे हुए कितने, Z-1 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सिल्डिंग इफेक्ट ऑफ Z-1 इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज डिफरेंट टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, where you studied that there is a no shielding effect, okay, is different to that of a hydrogen atom, okay, and hence जैसे आपके पास that is energy get modified, और इसलिए हमारे पास क्या होगा, 3s 3p 3d हैव डिफरेंट एनर्जीज। अल्कली मेटल्स में क्या होगा बेटा, इन सब की डिफरेंट एनर्जी होंगी, यानी यहां पर जो एनर्जी होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे तो डिपेंड करेगी, उसके अलावा हमारी जो एनर्जी है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। यहां पर जो एनर्जी होगी अल्कली मेटल्स में, एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर as well as principal quantum number n as well as orbital, क्या था आपका, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल पर भी डिपेंड करेगी बेटा, ठीक है, यहां तक की बात है, ओके। नाउ हमारे पास क्या है, देखो एक बार, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था बेटा, 3s के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, ये मैं भी दिखा दूं, ये 3s है मेरा, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ओके। इसको एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बेटा, अल्कली मेटल्स में तो, बाकी अलग दूसरे मेटल्स में जाओगे धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो लो एनर्जी एक्साइटेशन होता है बेटा, कम एनर्जी से, तो उसके बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्साइटेशन। कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन, तो आप कहेंगे द एक्साइटेशन विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लो एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। लो एनर्जी एक्साइटेशन मीन्स थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए, हायर एनर्जी लेवल में चला जाए बेटा, तो लो एनर्जी एक्साइटेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्साइटेशन। और इसलिए जो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसमें, सोडियम में, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो 3s1 में था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज कॉल्ड, क्योंकि इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए बेटा, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड बेटा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बेटा, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सारा का सारा एक्साइटेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है बेटा। जो फुल्ली फिल्ड सब सेल्स हैं, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन एक्साइटेशन। द फुल्ली फिल्ड सब सेल्स do not play any role
इन एक्साइटेशन। बस वो तो क्या करते हैं बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट करते हैं, और शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। डू नॉट प्ले एनी रोल इन एक्साइटेशन एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल। अब हो क्या सकता है, आप देखो जो हमारा ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहां कहां जा सकता है, देखो हमारे पास s में ही जा सकता है, 4s में जा सकता है, 5s में जा सकता है, ठीक है, 6x में जा सकता है कि नहीं जा सकता बताओ, और कहां जा सकता है ये 3s वाला, ये 3s1 जो इलेक्ट्रॉन आपने लिखा हुआ है ये हमारे पास p में जा सकता है, और p जो होगा 3p भी तो है, अभी है मेरे पास। अगर p की बात करता हूं तो 3s के बाद क्या मिलेगा मुझे, 3p भी हायर लेवल होगा, हाइड्रोजन में याद रखना हायर नहीं होगा ये 3p, और यहाँ पर क्या होगा 3d में सॉरी 3p, फिर उसके बाद क्या जा सकता है 4p में भी जा सकता है। दिस इज पहले p का लिख रहे हैं हम, कहाँ कहाँ जा सकता है, और फिर वहां से क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो मैं ड्रा करके दिखाऊंगा आप लोगों को ना, स्पेक्ट्रम बनाऊंगा मैं अभी। दिस इज 4p में जा सकता है बेटा, 5p में जा सकता है एंड सो ऑन, और ऐसे ही 3s से हमारा कहाँ जा सकता है बेटा, d के अंदर जा सकता है, 3d में जा सकता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा 4d में, 5d में एंड सो ऑन, इस तरीके से f में जा सकता है। तो यहां से अगर इस तरफ जा रहा है बेटा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना, तो यहां से जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो तो मुझे क्या देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब इन स्टेट से ये वापिस 3s के अंदर आएगा, ठीक है कि नहीं है, लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर आएगा, तो वो जो हमारे पास देगा बेटा वो क्या कहलाएगा आपका, वापिस जब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। भाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एनर्जी रिलीज कर कर हाई एनर्जी लेवल से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है या वापस लोअर एनर्जी स्टेट्स में आ रहा है, तो वो फिर क्या कहलाएगा आपका, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, बोलो शाबाश, क्या कहलाएगा वो आपका, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहां से कर सकता है, नाउ मैंने बोला एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकता है, ओके, और यहां से फ्रॉम दीज एक्साइटेड स्टेट्स फ्रॉम दीज एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कौन सा, वैलेंस वाला, जंप बैक। लेकिन जब वापस जंप करेगा ना बेटा तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करेगा, ये ऐसे ही नहीं जंप करता है, क्वांटाइज जो क्वांटम मैकेनिक्स से उसने कंडीशंस लगा रखी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक ओबेइंग, इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल। आप किसी एंट्रेंस में अपेयर कहते हैं तो एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि आपके इतने मिनिमम मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाइंग होंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ आएगी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से ऐसे नहीं है कि एक्साइटेड से जंप यूं ही कर जाएगा, कुछ भी, कुछ रूल्स फॉलो करेगा जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं। और वो सिलेक्शन रूल्स क्या क्या है, देखो हमारे पास दिस सिलेक्शन रूल्स आर, पहली बात कि जो इस ढंग से जंप करेगा बेटा कि चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा इंटीजर आना चाहिए। ये वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आ ही जाएगा क्योंकि एन हमेशा इंटीजर होता है, तो यानी किसी से किसी में जंप करें इंटीजर ही होगा। इट मे बी ऑफ प्लस, इट मे बी ऑफ माइनस, मैंने इंटीजर बोला है। जो दूसरा कंडीशन है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा, एंगुलर मोमेंट या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह लीजिए, वो सिर्फ +-1 होना चाहिए। इन रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो मैं अब आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं सोडियम मेटल का, जो आपको समझ में भी आएगा। देखो कैसे हमारे पास सोडियम एटम के लिए हम बना रहे हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, 3s है। इधर हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी स्केल दिखा रहे हैं बेटा, इसमें ये क्या है आपका, इधर एनर्जी लेवल्स शो करूंगा मैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ सोडियम, ठीक है कि नहीं है। हमारे पास
आप सोडियम बोल लो बेटा या इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द सोडियम, वो अंडरस्टूड होता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी चाहिए वही हम बोलेंगे सोडियम को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इधर हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं बेटा, और एनर्जी याद है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। एटम की एनर्जी जो होती है उसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, और मैं इधर एक बार आपकी नॉलेज के लिए लिख लूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक बार इधर भी बना ही लेते हैं कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एस। ठीक है, एस लेवल के लिए आपको पता है ना L0 होता है। ठीक है, और सबसे वैलेंस कहाँ है आपका, अभी आपने कहा था बेटा कौन सा है आपका वैलेंस, 3s। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, SS वाले दिखा रहा हूँ 4s। आपने हाइड्रोजन में भी ये पढ़ा था बेटा, एज यू मूव अपवर्ड एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, क्योंकि एक बेसिक सी चीज तो हाइड्रोजन में भी देखी थी हमने कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n² होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर n बढ़ेगा तो एनर्जी जो होगी बेटा, एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर आते चले जाएंगे। 4s हो गया बेटा, देन हमारे पास इट विल बी 5s 6s। देख रहे हो, गैप कम करना है बेटा, ऐसे नहीं बना देना है, पहले कितना ज्यादा गैप था फिर कम। ठीक है ना, फिर 7s आ जाएगा हमारे पास, और नजदीक आ जाएगा, आप और जाओगे ऊपर और नजदीक आता जाएगा, एंड देन पता क्या क्वांटिटी इतनी नजदीक आ जाएंगे कि बस हम इससे भी लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये ऐसे हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, अभी आपने कहा था 3s से 4s और कहीं भी जा सकता है एक्साइटेशन एब्जॉर्ब करके, ये पहली लाइन कहीं भी 6s 7s कहीं तक जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास P। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे P, ब्रैकेट में लिख लूँ ताकि इससे ध्यान रहेगा आपको जब आपने वो बनाना है, सिलेक्शन रूल्स बनाने हैं। तो 3p की एनर्जी जो होगी बेटा वो 3s से क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ कहीं दिखा दें हम, ये 3p हो गया बेटा एनर्जी में, देन 4p 4s से ज्यादा होगा, 4p दिखा दिया मैंने यहाँ पर, ये मतलब अगर सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो। ओके, फिर क्या आएगा, 5p आएगा बेटा। ठीक है, 5p जो होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा, 5s से। फिर हमारे पास 6p जो आएगा बेटा, हल्का सा इससे ऊपर चला जाएगा, एंड देन फिर वही बात है, ऐसे दिखाते जाओगे एंड दे कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर आते चले जाएंगे बेटा, इस तरीके से ये एनर्जी लेवल जी हैं। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास आपका D, L=2 होगा बेटा D के अंदर। 3D की जो एनर्जी होगी बेटा, ठीक है कि नहीं है, वो 4s से थोड़ी सी ज्यादा एंड 4p से थोड़ी सी कम होगी, मतलब कोई 3D। ऐसे 4D जो होगी वो 5p से थोड़ी चल के ऑलमोस्ट बराबर सी होती, शायद मैं बिल्कुल बराबर ड्रा कर दी। ठीक है, ये होगी बेटा हमारे पास ऑलमोस्ट 4D हो गया बेटा हमारे पास। ठीक है कि नहीं, इसी तरीके से 5D हो जाएगा, एंड आगे अगर लगे दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो बस ये यूं कर देना, बस नंबरिंग मत करना, ये द एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर हो गया बेटा। एंड फाइनली SPD, F पे आ जाए बेटा, F के लिए L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 4F की बात करोगे सीधा 3s 3p 3D है ना, यहाँ पे तो होता ही नहीं ना, F जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा ना, 4F, और 4F की जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट 4D से थोड़ी सी आप पता है जैसे जैसे आपका L बढ़ता जाएगा ना, एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं कम होता चला जाएगा, यहीं से शुरू हो रहा है। बाकी इनमें लोअर वालों में जब L की वैल्यू कम होती है ना तब ज्यादा डिफरेंस होता है, L की वैल्यू जैसे ज्यादा होती जाएगी बेटा डिफरेंस कम होता चला जाएगा, एंड फाइनली अगर हायर L की तरफ मैं जाऊंगा तो यू विल सी दैट दिस स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद द हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4F आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 5F आ जाएगा, 5D से ऑलमोस्ट सेम सी एनर्जी होती है, 5F हो गया बेटा, एंड सो ऑन। बस मैं एक बार यहाँ लिख लूँ बेटा जो ये सिलेक्शन रूल लिखे थे, क्योंकि हम बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। डेल्टा एन मैंने कहा था, वैसे तो इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपको मिल ही जाएगा डेल्टा एन, तो किसी से किसी में जंप करवा दो,
इंटीजर होना चाहिए, लेकिन मेन जो है डेल्टा एल आपकी हेल्प करेगा बेटा प्लस माइनस वन। मान लेते हैं अब 3s में कहाँ से जंप कर सकता है, क्या आप सोचो इस s वाले इन हाइयर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s में चला गया था, एक बार समझते हैं क्या इस 4s से वापस 3s में आ सकता है, यही समझने की बात है बस। क्या 4s से, मान लो मैं एक एग्जांपल से लिखता हूँ, 4s से जंप कर रहा है 3s में, n तो चेंज हो गया 1 से, ठीक है, इंटीजर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी l 0 और इसके लिए भी l 0, तो चेंज इन l भी कितना हुआ, 0 हुआ, विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि हमें तो ये अलाउड है बस। इसका मतलब समझे कुछ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सीधी सी बात ये है कि s से s में तो जंप कर ही नहीं सकता। चलो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकता तो अब बात करते हैं बेटा, क्या p से s वालों में जंप कर सकता है। देखो n को तो छोड़ ही दें बेटा, मान लो 6 से भी इसमें आ गया तो भी डेल्टा n, मान लीजिए 6p से भी आया 3s में, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा n 3 हो गया, 6 माइनस 3, हमें तो इंटीजर चाहिए, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, यहाँ l कितना है 1 और यहाँ कितना है l 0 है, फाइनल माइनस इनिशियल भी करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, -1 आ जाएगा, 2 अलाउड है, ठीक है। यानी p के किसी भी लेवल से अगर आप s में जंप कर रहे हैं तो डेल्टा l हमारे पास -1 आ जाएगा, इसके लिए बेटा l1 और इसके लिए l0, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा और -1 अलाउड है, तो यानी क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली होती है, आगे सेकंड यूनिट जब स्टार्ट होगी बेटा यू विल फाउंड कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली होती है, कौन सी वाली, जो 3p से 3 जा सकते हैं ना, कोई भी सिलेक्शन रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। देख लो बेटा डेल्टा n कितना है 0, 0 इज इटसेल्फ एन इंटीजर, और p से s में गए हैं आप, ठीक है, तो डेल्टा l की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 होगी, ठीक है। और क्या हो सकता था हमारा, p से 4p से आ सकते हैं हम 3s के अंदर, इस 5p से भी आ सकते हैं, क्योंकि n का तो इंटीजर आना चाहिए, आता रहेगा 6, और p में मैंने बता दिया p की किसी भी लाइन से आप s में जा सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये जो लाइन अब आएगी बेटा हमारे पास, जो कहां से आ रही है, p से s में, इसको बोलते हैं बेटा, इस पूरी लाइनों को, इनको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल सीरीज, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सीरीज। आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। और कोई जंपिंग हो सकती है, फिर हम 3s को छोड़ देंगे क्या, देखो s से नहीं हो सकती, d से हो सकती है, जल्दी चेक कर लो, क्या d से अलाउड है s, बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा अलाउड, बोलो बेटा, d से s अलाउड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 है, डिफरेंस 2 का हो जाएगा, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यानी कि बस 3s को छोड़ दो, और जंपिंग पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अब हम कुछ और पकड़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम, इससे ऊपर वाला लेवल क्या आया, 3p में जंप करना स्टार्ट करेंगे। क्या s से p में जंप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी तो किया था आपने, बस वहां क्या हो जाएगा, अगर s से p में आ रहे हो, s ये नॉट अलाउड, s से p में l0 बेटा और यहाँ l1, तो डेल्टा l फाइनल -1 इनिशियल 1 हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा बेटा 4s से 3p में जंप करेंगे। n को मैं देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि n पे कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है, वो तो इंटीजर, क्योंकि अगर ये डेसिमल्स में हो पाते, जैसे ये 5 है, 5.5 भी पॉसिबल होता है और कुछ होता, तब तो मेरे को सोचना पड़ता, पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा ही इंटीजर आना है, तो उसके लिए मैं बार बार देख ही नहीं रहा हूँ, ये मेरे को तरीका बता दिया मैंने आपको देखने का। यहां पर आ सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है बेटा, ऐसे। तो ये जो s से p में जाए, जिस लेवल से आप आ रहे हो, जैसे p से जा रहे थे तो वो कौन सी, प्रिंसिपल सीरीज, अब आप s से जा रहे हो बेटा, तो ये लाइन जो आएंगी बेटा, जैसे ये, जैसे याद करो आप लोगों ने कभी हाइड्रोजन में पढ़ी होंगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, वैसे ही सीरीज है बस, ये प्रिंसिपल सीरीज, ये क्या कहलाएगी आपकी, शार्प सीरीज, क्या कहलाएगी, दिस इज शार्प सीरीज। और बताओ मुझे, क्या 3p में और कहीं से पॉसिबिलिटी है जंप की, अभी प्लीज चेक, p से p में तो हो ही नहीं सकती, 1 से 1 में, d से बताओ पॉसिबिलिटी है या नहीं, चेक yes, करो, है yes, d से, ये बेटा 2 है और ये 1 है, तो डिफरेंस 1 या -1 जो भी बनेगा, मान लो फाइनल में 1 - 2, तो कितने का बनेगा, -1 का बनेगा, तो एक पॉसिबिलिटी और है, तो यानी भाई अभी तो और जंपिंग करवाओ
इस 3p में और जंपिंग हो सकती है। कहां से होगी हमारे पास और जंपिंग? देखो बेटा यहां से, दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे जंपिंग हो जाएगी बेटा। इस तरीके से दिखा दोगे, ठीक है ना। एक यहाँ से एक और दिखा दूंगा कहीं से भी। सो ये जैसे पी से आ रहे थे प्रिंसिपल सीरीज, एस लेवल से जंप कर रहे थे बेटा, शार्प सीरीज हो गई। ऐसे जब 3D से आ रहे होंगे, ठीक है ना, अब मैंने क्या जंपिंग करवाई है, डी से और कहाँ तक, मतलब डी से बोल रहा हूँ, 3D छोड़ रहा हूँ, डी से पी में। तो ये था एल इजिकल टू बेटा कितना आपका 2 और ये एल इजिकल टू 1, तो डिफरेंस इन एल हो गया -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ओके ना। फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, तो ये डी से आ रहे हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूज सीरीज। और बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है 3p पे, मतलब 3 वर्ड छोड़ दो, p पे जंपिंग की? नो सर। और कोई पॉसिबिलिटी अब हमारे पास नहीं है, खत्म हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब 3D पे आ जाओ, 3D पे जंपिंग स्टार्ट करवाते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम 3D पे बात करें, ओके, यहां से करें, F से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते बताओ? F से D पे पॉसिबिलिटी? यस और नो? यस सर। T है बेटा और यहाँ L इजिकल टू 2 है, तो डेल्टा L हमारे पास फिर से -1 कर दें। यस सर। ये इस तरीके की जंपिंग आएगी बेटा। चल निकला नहीं होगा, और ये F से आ रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को बोलेंगे बेटा फंडामेंटल सीरीज। क्या बोलेंगे हम इसको? दिस इज फंडामेंटल सीरीज। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा स्पेक्ट्रम बनकर तैयार हो जाता है बेटा। हमने कहा इसके अंदर, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और अगर मैंने फिर बोला बेटा कि अगर मैं हायर एंगुलर मोमेंटम की तरफ जाऊंगा, अगर मैं और आगे जाऊंगा बेटा, तो आगे क्या होता जाएगा हमारा कि ये जो इतने नजदीक हो जाएंगे ये लेवल जो होंगे, ठीक है ना, वो किससे कॉन्साइड कर जाएंगे बेटा? बिल्कुल स्पेक्ट्रम वैसा दिखने लग जाएगा जैसा हमारा किसका होता है, हाइड्रोजन एटम का होता है। मैं ये कह रहा हूं हमारे पास कि अगर मैं हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स की बात करूंगा, द हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स, approaches the hydrogen energies। मतलब कि भाई अल्कली मेटल्स के भी हायर एंगुलर मोमेंटम और हाइड्रोजन एटम का वो एक जैसा होता है बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो हमारे पास देखो सीधी सी बात है। तो ये था स्पेक्ट्रम। आप इसमें और भी दिखा सकते हैं, कोई कहे जी मैं तो सोडियम का ना दिखाऊं, मान लो मैं तो लिथियम का दिखाना चाहता हूं, आप लिथियम का दिखा लें। लिथियम में क्या हो जाएगा, कितना होता है, 3 होता है ना बेटा लिथियम का 3 है, तो ये 1s2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला गया, 2p, 3s की बजाय 2p बन जाएगा बस हमारे पास। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस जिसके ऊपर +2e चार्ज, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस बेटा। एक क्या बनाएंगे आप, कोर बनाएंगे। कोर के अंदर हम यूं दिखा देते हैं, बाकी कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका ये चार्ज, सॉरी प्लस न्यूक्लियस पे मैंने गलत लिख दिया भाई, न्यूक्लियस पे कितना लिखना था 3, Z3 है तो 3 प्रोटॉन्स होंगे ना बेटा, और 3 प्रोटॉन्स होंगे तो 3 क्या होंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन मींस +3 चार्ज। लेकिन ये जो कोर है ये ध्यान रखना, मैंने पिछली बार लिखा था कहीं कि Z- क्या होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन्स की शिल्डिंग होती है, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ ये रहा। शिल्डिंग एक्चुअली क्या है, बस हाइड्रोजन में और बाकी अल्कली मेटल्स में यही फर्क है। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर शिल्डिंग इफेक्ट नहीं है, सीधा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्यों कह लो कोई भी बीच में नहीं इनके, ठीक है ना, इनका झगड़ा करवाने वाला कोई नहीं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, सीधा फोर्स लगाती है, ठीक है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरा का पूरा इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये मैंने कहा था कि शिल्डिंग किसकी वजह से होती है बेटा, Z-1 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है।
तो Z-1, जैसे अब मैं बात कर रहा था किसकी, लिथियम की, तो इसमें कितना होगा, कोर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, कोर पे कितना चार्ज हो गया, -2 ही चार्ज हो गया। और अब बचा ये ये तो ये खत्म, ये बच गया, ये इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन, और ये अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इसके सीधी सीधी बात है, यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2p से होगी। जैसे तू गलत लिख रहा हूँ कुछ यार भाई, तुम बताया करो मुझे किसी ने क्या लिख दिया। 1s के बाद क्या आएगा, 2s1 आएगा सर। तो बेटा बताया करो ना, मैं तो सोचता हूँ कि आप लोग तो मेरे से तो ज्यादा ही अच्छी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री, मतलब कुछ केमिस्ट्री से मिलते जुलते टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ। 2s है, मैंने कभी एल्कली में तो वैलेंस होता ही है, ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है ना। तो अब वही है कि 2s से यहाँ से कहाँ जंप कर सकता है बेटा, वो 3s में जंप कर सकता है, 4s में जंप कर सकता है, 4p में जंप ना 5s में, ठीक है ना। या फिर 2s से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाएगा तो क्या दिखाएगा बेटा, 3p में जा सकता था, ओके। 2p भी तो बच गया अभी, 2p में, क्योंकि सिल्डिंग की वजह से ये एनर्जी मॉडिफाई हो चुकी है। 2p 3p और क्या हो सकता था बेटा आपका 4p एंड सो ऑन, इस तरीके से आ सकता था। यही चीजें आएंगी बेटा, ये सारा क्या दिखाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एंड देन जंप करके वापस जब आएगा तो बस फर्क कितना हो जाएगा बेटा आपके लिए कि ये जो 3s है यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2s सीरीज यही आएंगी। जैसे ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, 3p हो गया, इनसे जब यहाँ जंप करोगे वही प्रिंसिपल सीरीज आएगी बेटा। रूल यही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं करना है आपने, समझ रहे हैं, बिल्कुल सेम स्पेक्ट्रम लिथियम का बन जाएगा, बस यहाँ 2s आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2p एक लेवल कम हो जाएगा बस, 3s 3p, और बिल्कुल सेम यही नाम रहेंगे, यही सब कुछ रहेगा, यही सिलेक्शन रूल्स फॉलो करते हुए आप लोगों ने स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या देखा हमने, तो मैंने कहा कि भाई सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, और एनर्जी ना सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है बल्कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल का भी रोल आ गया है, ठीक है कि नहीं है। और जिन इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी तो चाहिए ही नहीं होती एब्जॉर्प्शन के लिए, तो कम एनर्जी जिनको चाहिए उनके लिए एक नाम आया आज, ऑप्टिकल एक्साइटेशन या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, में कम एनर्जी से जो जंप कर जाएं, ठीक है। जो फुल्ली फिल्ड सब सेल्स हैं उनका डेफिनेटली कोई रोल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं बेटा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन विल जंप टू सम हायर एक्साइटेड स्टेट, and then from higher excited state it return back to lower states, but in that case it has to follow some selection rules जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेल्टा एल प्लस माइनस 1, इसने हमारी बड़ी हेल्प करी है, इससे ही हमने ये बनाया। आई थिंक इसमें कोई, मैंने बड़े स्टेप्स वाइज समझाया आपको। 3s 3p, बस एनर्जी का थोड़ा ध्यान देख लेना, मतलब सीधी बात एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और हायर से लोअर में एंगुलर मोमेंटम देखते जाना कैसे चेंज हो रहा है, तो आपके पास बात बन जाएगी बेटा, और पूरा स्पेक्ट्रम आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास